बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जिस तरह नॉलेज जो था बायोलॉजी के अंदर बढ़ता चला गया तो उसको आगे तकसीम करने की ज़रूरत पड़ी ताकि उसे एक स्पेसिफिक ब्रांच में रख दिया जाए जिसे इजीली कोई ना कोई इंसान स्टडी कर सके। अब तमाम एस्पेक्ट्स को एक इंसान के लिए स्टडी करना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये सोचा गया कि बायोलॉजी को तकसीम कर दिया जाए आगे मजीद ब्रांचेस में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जो मोची है वो सिर्फ जूतियां सिलाई करेगा और एक लकड़हारा जो है वो लकड़ी का काम करेगा। ऐसा नहीं कि लकड़हारा जो है वो मोची का काम करे और जो मोची है वो लकड़हारे का काम करे। तो इसी तरह अब चूंकि बायोलॉजी में इल्म बहुत ज्यादा हो गया तो उसको आगे तकसीम कर दिया गया ताकि अब ग्रुप ऑफ पर्सन जो है खास किस्म के लोग एक खास किस्म के सब्जेक्ट को ही स्टडी कर सकें, बायोलॉजी में मौजूद खास किस्म के एस्पेक्ट्स को ही स्टडी कर सकें। तो आइए देखते हैं कि ब्रांचेस जो है बायोलॉजी की वो कौन कौन सी हैं। नंबर एक ब्रांच जो है, सबसे पहली ब्रांच वह मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी दो अल्फाज का मजमुआ है। जिस तरह हम इनके मानी से आगाह होते चले जाएंगे हमें मालूम होता चला जाएगा कि इसके अंदर हम किन चीजों को स्टडी करेंगे। मोर्फोलॉजी दो अल्फाज का मजमुआ है, मोर्फ और लॉजी। मोर्फ का मतलब है शेप या स्ट्रक्चर, जबकि लॉजी का मतलब है टू स्टडी। और लॉजी लफ्ज का मतलब है स्टडी करना। तो वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की शेप को और उनके स्ट्रक्चर को, उसे हम कह देते हैं मोर्फोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग की डायग्राम है। ह्यूमन बीइंग की दो आर्म्स, दो ही कान है उसके, दो ही आंखें हैं, दो लेग्स हैं और एक नाक है। और उनकी शेप किस तरह की है, ये स्ट्रक्चर्स तो इसमें मौजूद हैं, उसके साथ साथ उन स्ट्रक्चर्स की शेप किस तरह की है उसको हम स्टडी करेंगे मोर्फोलॉजी में। एनाटॉमी इसका ऑपोजिट है। ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है, एना और टोमी। एना का मतलब है टू कट, यानी किसी चीज को, एना का मतलब है अप या अपर, और टोमी का मतलब है टू कट यानी काट देना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको डाइसेक्ट कर देते हैं, उसको काट देते हैं। उसे काटने के बाद उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जो ऑर्गन मौजूद है, उनको स्टडी करने का नाम क्या है, एनाटॉमी। इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी अंदर क्या मॉर्फोलॉजी है उसको स्टडी करना। उसके अलावा एक हमारे पास ऑर्गन है, उसको ऊपर से डाइसेक्ट करके देखना कि उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उसे भी हम एनाटॉमी की ही कैटेगरी में ले लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एक किडनी है, उसको हमने ऊपर से डाइसेक्ट किया और उसके अंदर जो मौजूद स्ट्रक्चर्स थे उन्हें देखा, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा, एनाटॉमी की कैटेगरी में। अब लंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। उसके अलावा किडनीज,
यूरिनरी सिस्टम पूरा, तो ये क्या किया गया कि ह्यूमन को डाइसेक्ट किया गया और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद थे उनको देखा गया कि वो किस तरह के हैं और उनकी शेप किस तरह की है। तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? अनाटमी की कैटेगरी में। अनाटमी जो है मोर्फोलॉजी का ऑपोजिट है। मोर्फोलॉजी में हम देखते हैं सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के बाहर से ऑर्गेनिज्म किस तरह का दिखाई देता है, जबकि अनाटमी में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह के हैं, उनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर किस तरह का है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ये लफ्ज दो अल्फाज का ही मजमुआ है, एक हिस्टोस और दूसरा लॉजी। हिस्टोस का मतलब है टिश्यूज और लॉजी जो है उसका ऑब्वियसली मतलब है टू स्टडी। हिस्टोस का मतलब है टिश्यूज। अब टिश्यूज वैसे तो हम देखते हैं, लेकिन यहां पे हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए उन टिश्यूज को देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर किस तरह के। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है टिश्यूज की, माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है टिश्यूज की, उसे हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। जैसा कि हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो यहां पे स्केलेटल मसल्स हैं, वो मसल्स जो कि बोन के साथ अटैच होते हैं, यानी जो हमारा ढांचा है इसके साथ जो मसल्स अटैच हैं वो है स्केलेटल मसल, और उनकी फॉर्म और उनका स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो इस तरह का हमें दिखेगा। तो ये हमने किस ब्रांच में स्टडी किया? हिस्टोलॉजी की ब्रांच में। उसी तरह हमारे पास आगे कार्डियक मसल्स यानी दिल के मसल, उनको अगर देखा जाए तो वो हमें कुछ इस तरह के क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मिलेंगे, यानी कि एक जाल बनाते हुए। तो ये है कार्डियक मसल की डायग्राम, जिसको हमने स्टडी किस में किया? हिस्टोलॉजी में। और ये है हमारे पास स्मूथ मसल्स जो कि लाइनिंग बनाएंगे ऑर्गन्स की, जैसे कि हमारे पास किडनी है, यहां एग्जांपल में ले लेते हैं स्टमक हो गया। अब जो हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक की लाइनिंग जो कर रहे हैं वो स्मूथ मसल्स कर रहे हैं, और वो कुछ इस तरह की उनकी शेप होती है। तो हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए। सेल, बेसिकली पहले हम सेल को देख लेते हैं कि सेल क्या चीज है। सेल लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका क्या मतलब है कि छोटे से छोटा वो यूनिट जहां से लाइफ स्टार्ट होगी उसे हम कहेंगे सेल। तो सेल बायोलॉजी में हम देखेंगे सेल को और उसमें मौजूद ऑर्गेनेलिस को, उसे हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी में। तो वो ब्रांच जो कि डील करेगी सेल के स्ट्रक्चर को और उसमें मौजूद सेल ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर को। सिर्फ स्ट्रक्चर को ही नहीं इसमें स्टडी किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ फंक्शन को भी स्टडी किया जाएगा। तो सेल बायोलॉजी क्या हुई? दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। हमारे पास एक सेल मौजूद है, जर्नलाइज सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, उसके अलावा गोल्जी बॉडीज,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सेल के स्ट्रक्चर को देखना कि ये किस तरह से दिखता है, इसकी फॉर्म किस तरह की है, और उसकी ऑर्गेनेलिस को स्टडी करना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी। उसी तरह हमारे पास ये भी एक सेल है, नर्व सेल। उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, तो इसको भी स्टडी करना क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी। सेल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना और उनके फंक्शन को स्टडी करना, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस को भी स्टडी करना क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी। आगे आ गया नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी लफ्ज निकला है फिजियो से, जिसका मतलब होता है फंक्शन। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पार्ट जो हैं, जैसा कि बाजू, कान, लेग्स, इनका फंक्शन क्या है, उसको हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी में। मोर्फोलॉजी में हमने स्ट्रक्चर्स को तो स्टडी कर लिया, लेकिन उनके फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। हमारे बाजू हैं, ये किसके लिए काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो हम इन्हें लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीजों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनका क्या है, फंक्शन, जिसको हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी में। और उसके साथ साथ कि ये वर्क किस तरह कर रहे हैं, इसके वर्किंग के पीछे मैकेनिज्म क्या है, उसको भी स्टडी हम करेंगे फिजियोलॉजी में। तो ये थी 5 ब्रांचेस। पहली मोर्फोलॉजी, जिसमें हम शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। अनाटमी, जिसमें हम इंटरनल मोर्फोलॉजी को यानी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी, इसमें हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे टिश्यूज को कि वो दिखते किस तरह के हैं, जिस तरह ये हमारे पास 3 एग्जांपल हैं टिश्यूज की। सेल बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करेंगे सेल और उसकी ऑर्गेनेलिस को और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को, कि सेल का फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, और उसकी ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, उसे हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी में। उसके अलावा इसमें हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं कि एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल किस तरह बनाता है, वो भी स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग क्या है, कि वो क्या काम परफॉर्म करते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स को। जीन्स को स्टडी करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जीन्स होते क्या हैं, जीन्स दरअसल है क्या। तो जीन वो पार्ट है डीएनए का जो कि कंट्रोल करता है खास ट्रेड को। अब ट्रेड क्या है कि ऑर्गेनिज्म की खुसूसियत, जैसे कि मेरा आई कलर मेरा एक ट्रेट है, उसके अलावा मेरा स्किन कलर मेरा ट्रेट है। तो इनको जो जीन्स या डीएनए का वो पोर्शन जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है, उसे हम कहेंगे जीन। और ये ही जो है इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं। इनहेरिटेंस क्या चीज है कि वालिदैन से खुसूसियात का मुंतकिल हो जाना अपने बच्चों में, उसे हम कह देते हैं कि ये इनहेरिटेंस है। तो वो खुसूसियात जो है इनहेरिटेंस के नतीजे में, जो खुसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं, उनको जो मुंतकिल यूनिट करता है जिसके जरिए वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही हैं, उन्हें हम कहते हैं जीन्स। तो जेनेटिक जो है वह स्टडी ऑफ जीन, जीन की स्टडी एंड इसका रोल क्या है, इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में इसका रोल क्या है, उसको स्टडी करते हैं हम जेनेटिक्स में। आगे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी 2 अल्फाज का मजमुआ है, एम्ब्रियो और लॉजी। एम्ब्रियो जो है ये ऑर्गेनिजम्स की बर्थ से पहले पहले जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है,
उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ऑर्गेनिज्म बिफोर बर्थ यानी पैदाइश से पहले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की स्टडी ऑफ एम्ब्रियो या द ब्रांच दैट डील्स विद द एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, और इसकी डेवलपमेंट से रिलेट करेगी कि वो ब्रांच बायोलॉजी की जो कि स्टडी करेगी एम्ब्रियो को और उसकी डेवलपमेंट को, कि वो बड़ा कैसे हो रहा है, उसके बड़े होते होते या उसकी बर्थ से पहले पहले उसमें कौन से चेंजेस आ रहे हैं, उनको स्टडी किया जाएगा एम्ब्रियोलॉजी में। तो ये हमारे पास एक ह्यूमन एम्ब्रियो की डायग्राम है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो है ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है, एक टैक्सिस और दूसरा नोमी। टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट या ऑर्डर, और नोमी का मतलब है लॉ या कानून वगैरह। तो टैक्सोनॉमी में हम वो जो असूल हैं, वो कवानीन, वो रूल्स स्टडी करेंगे जिसको हम यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करने के लिए। अब ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह अरेंज करते हैं? सबसे पहले हमारे पास एक टैक्सा होता है, किंगडम। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को इस बेस पे रखते हैं कि वो प्लांट है या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फंजाई वगैरह हैं। आगे हम डिवाइड कर देते हैं इनको इनकी मजीद बेसिस पर इनटू फाइलम, क्लास, फैमिली एंड सोन स्पीशीज वगैरह में तकसीम कर देते हैं। तो इसको ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना डिफरेंट टैक्सेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में, उसे हम कह देते हैं टैक्सोनॉमी। द ब्रांच, वो ब्रांच दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। पेलियोंटोलॉजी क्या है? ये लफ्ज तीन अल्फाज का मजमुआ है। पेलियो, पेलियोस का मतलब होता है एंशियंट, ओंटो जिसका मतलब होता है लाइफ, और लॉजी जिसका मतलब है स्टडी करना। तो एंशियंट लाइफ को, पुरानी लाइफ को स्टडी करना जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, ना पैदा हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उस लाइफ को एग्जिस्ट स्टडी करना क्या कहलाता है? पेलियोंटोलॉजी। तो हमें कैसे पता चलता है कि फलां लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है और ये कभी पाई गई थी? उसके हमें फोसिल्स मिलते हैं। फोसिल्स हम कहते हैं बाकियात को, कि ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद उनकी जो हड्डियां वगैरह रह जाती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? फोसिल्स। तो उनके हड्डियों से हमें उनका स्ट्रक्चर पता चल जाता है और डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए उनकी हमें एज पता चल जाती है। तो फोसिल्स क्या है कि ऑर्गेनिजम्स के जो बाकियात रह जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फोसिल्स। यानी ऑर्गेनिजम्स मर गए, उनके बाद उनके ऊपर जब मट्टी गिर गई और वक्त के साथ साथ हर चीज तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी कुछ बाकियात बच गई, कुछ हड्डियां बच गई, तो उन्हें हम कहते हैं फोसिल। तो स्टडी ऑफ फोसिल इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। फोसिल्स की स्टडी को हम कहेंगे पेलियोंटोलॉजी। जैसा कि हम एक फोसिल बनाने की कोशिश करते हैं,
ये हमारे पास डायनासोर का एक फॉसल जो है मौजूद है। जो कि एक रॉक के ऊपर मौजूद है, जो कि पत्थरों के अंदर कहीं पे प्रिजर्व हो गया है, कहीं पे महफूज हो गया है। उसकी हड्डियां जो हैं, क्योंकि अब तो डायनासोर जो है मौजूद नहीं है, तो उनकी जो हड्डियां हैं उनसे हम अंदाजा लगा लेते हैं इनका स्ट्रक्चर इस तरह का था और ये इतने साल पहले मौजूद थे। तो ये हमारे पास फॉसिल है, इसको स्टडी करने को हम क्या कह देते हैं, पेलियोंटोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन को, ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन को उनके इन्वायरमेंट के साथ, कि उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। एग्जाम्पल के तौर पर पहले जो थी चिड़िया, हाउस स्पैरो जो थी वो काफी ज्यादा मौजूद थी, लेकिन जैसे जैसे हमने मकान जो है अपने घर उनको पक्का करना शुरू कर दिया, वो सीमेंट के बनाने शुरू कर दिए, उनमें सीलिंग वगैरह शुरू कर दी, तो क्या हुआ, उनके घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं बची, उनका एनवायरनमेंट जो था वो चेंज हो गया। उसके साथ साथ गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा हो गया और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो गई। वक्त के साथ साथ उनकी तादाद जो थी चिड़ियों की कम हो गई। हाउस स्पैरोज जो हैं अब हमें तकरीबन नहीं दिखती, बहुत कम दिखती हैं। तो ये क्या इफेक्ट हुआ उनके एनवायरनमेंट का उनके ऊपर, तो इसे हम क्या कह देंगे, स्टडी किया इसको हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन को उनके एनवायरनमेंट के साथ, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है इकोलॉजी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इकोलॉजी, जिसका मतलब भी यही है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट टर्म इससे मिलती जुलती है वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का, कि इनका बिहेवियर किस तरह का है, जो कि एक सोसाइटी बनाएंगे। जैसे कि हम अपने ही घर से मिसाल ले लें या अपने ही एक मोहल्ले से मिसाल ले लें, तो कुछ जो लोग हैं गुस्से वाले होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और कुछ लोग जो होते हैं उन्हें गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता। तो ये उनका क्या है, बिहेवियर, या उनको कुछ चीजों से चिढ़ होती है और कुछ चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं, तो ये उनका क्या है, बिहेवियर। तो इस बिहेवियर को स्टडी करना जो कि सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट रखता है, उसे हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। आगे टर्म आ गई है पैरासिटोलॉजी। तो इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी अपने होस्ट से शेल्टर भी लेते हैं, उनके पास रहते भी हैं और उनसे खुराक भी लेते हैं, अपना खाना भी लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न नतीजे में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। और इनकी स्टडी को हम क्या कह देते हैं, पैरासिटोलॉजी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो अब क्या करता है कि ये हमारे जिस्म के ऊपर आएगा और हमारा खून साफ करेगा, लेकिन नतीजे में
हमें बीमारी दे जाएगा, बुखार के जरासीम दे जाएगा, तो मॉस्किटो क्या हो गया, एक पैरासाइट। इसके अलावा जो लाइसिस होती हैं सर में, जो जूएं होती हैं, वो क्या करती हैं कि हमारे साथ में रहती भी हैं, शेल्टर भी लेती हैं, हमें क्या हार्म कर रही हैं कि हमारा खून भी चूस रही हैं, तो ये भी क्या होगी, पैरासाइट्स। बायोटेक्नोलॉजी तीन अल्फाज का मजमूआ है, बायो, टेक्नो और लॉजी। बायो मतलब लाइफ, टेक्नो से टेक्नोलॉजी, और लॉजी यानी स्टडी करना। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको इस्तेमाल किया जा सके फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि बैक्टीरिया है, उसके अंदर उसके प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया जाता है इंसुलिन के जीन को। अब चूंकि बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करेगा, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि ये जीन जो है ये भी डिवाइड करेगा। इस तरह हम बहुत ज्यादा जीन जो है बहुत कम वक्त में हासिल कर लेंगे, और इससे हम अपने जो डिजायर प्रोडक्ट है इंसुलिन, वो बना लेंगे। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया था, उसमें हमने इंसुलिन का जीन इंसर्ट करवाया। अब हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया जो है डिवाइड करके दो बैक्टीरिया में तकसीम हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो हमारा जीन है ये भी डिवाइड करता चला जाएगा, तादाद में ज्यादा होता चले जाएगा, और फिर काफी घंटों के बाद क्या होगा कि ये लाखों की इसकी कॉपीज बन जाएगी, जो कि जब एक्सप्रेस करवाएगा बैक्टीरिया, तो हमारी डिजायर्ड इंसुलिन निकलेगी, जो कि हम शुगर के जो पेशेंट हैं उनको देंगे। नेक्स्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या होता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम को, ऑर्गेनिजम्स के। अब इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स का जो इन्हें डिफेंस देता है, हिफाजत देता है दूसरे जरासीम्स के खिलाफ जो कि बाहर से इनके जिस्म के अंदर एंटर होंगे। तो उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। जैसा कि हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, अब इन्होंने क्या किया कि देखा कि बाहर से कोई इन्वेडर जो है एंटर हुआ है, इन्होंने क्या किया, उस इन्वेडर से जंग करेंगे, उस इन्वेडर को खत्म करने के लिए उसके साथ फाइट करेंगे। या तो ये खुद मर जाएंगे या ये उसे मार देंगे। अगर तो ये जीतेंगे तो इसका मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रोंग है तो ये जीतेंगे और हम बीमारी से बच जाएंगे। अगर ये उस फाइट को हार जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस या उस बैक्टीरिया के मुकाबले में जो कि बाहर से आया है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो हम बीमार हो जाएंगे। बेसिक इनका काम क्या है कि बाहर से आने वाले जरासीम जो हैं, बाहर से आने वाले जो इन्वेडर हैं, उनको खत्म कर देना। उनको खत्म कर देना और हमारी हिफाजत करना उन जरासीम से, ताकि हम बीमार ना हो। एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी जो है ये दो अल्फाज का मजमुआ है, एंटोमो, एंटोमोन। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। जैसा कि हमारे पास
एक आंट है, आंट जो है ये एक इंसेक्ट है। इसको स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, एंटोमोलॉजी में। इसके बिहेवियर को, इसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे एंटोमोलॉजी में। उसके अलावा इंसेक्ट्स में ड्रैगन फ्लाई आ गया, ड्रैगन फ्लाई। तो इन इंसेक्ट्स को स्टडी करना वो किस में आएगा, एंटोमोलॉजी। फार्माकोलॉजी, ये लफ्ज निकला है फार्मा से, जैसा कि फार्मेसी मेडिसिन से। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को स्टडी करना, मेडिसिन को स्टडी करना और उनके इफेक्ट्स को स्टडी करना, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स। ड्रग्स को स्टडी करना और उनके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट्स क्या हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स को जो कि इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। मॉलिक्यूल्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, जैसा कि डीएनए, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना। वाटर भी चूंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल जो है जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उनको स्टडी करना किसके अंदर आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनको हम समराइज कर लेते हैं। पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स के और उसके शेप को स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। अनाटमी जो है इसे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह देते हैं। इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उनकी फॉर्म और शेप को स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करेंगे टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिकली। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जैसे ये स्केलेटन टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू है और स्मूथ टिश्यू। सेल बायोलॉजी वो है ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम डील करते हैं सेल और सेल की ऑर्गेनाइज के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को, कि उनका काम क्या है और उनकी साख्त क्या है, सेल की और सेल के ऑर्गेनाइज को, उसको हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं और उनके पीछे मैकेनिज्म क्या है, उनकी फंक्शनिंग के पीछे, उसको स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स को, कि जीन्स का रोल क्या है इनहेरिटेंस के अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। तो वो ब्रांच बायोलॉजी की जो डील करती है जीन से और उसके रोल जो है, उसका जो किरदार है इनहेरिटेंस में, उसको स्टडी करेंगे हम जेनेटिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, तो वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो और उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस जो हैं जो उसकी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, उनको स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी की ब्रांच जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं और उन ग्रुप्स की नेमिंग भी करते हैं, उसे हम स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है पेलियोंटोलॉजी, तो इसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। अब फॉसिल्स क्या है, फॉसिल जो है उन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के बाकी बची हुई चीजें हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है डायनासोर, तो फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशन क्या है, उसको हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। सोशियो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर क्या है जो कि सोसाइटीज को बनाता है, उसको हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासिटोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने होस्ट से शेल्टर भी लेते हैं
और फूड भी लेते हैं, उनके पास रहते भी हैं, उनसे खुराक भी लेते हैं, लेकिन नतीजे में उन्हें हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे पैरासिटोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज करना ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जा सके इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए या उनके किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो वो किसके अंदर स्टडी करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम को, उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं हम, जिस ब्रांच में उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। एंटोमोलॉजी, वो ब्रांच जो कि रिलेट करती है इंसेक्ट से, चाहे उनके स्ट्रक्चर से करे तो उसको, चाहे उनके बिहेवियर को स्टडी करे, उसको हम स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। फार्माकोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स यानी मेडिसिन को और उनके इफेक्ट्स क्या है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ऑर्गेनिज्म अगर उन्हें खाएंगे तो उनके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे, उसको स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को, वो मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पानी हो गया, डीएनए, प्रोटीन वगैरह वगैरह, तो इनको हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो आज का ये हमारा टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छी दुआओं के साथ इजाजत लेता हूँ। अल्लाह हाफिज।